स्वागत है आपका माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बेटा। और ये नाइन्थ सीबीएसई और नाइन्थ आईसीएसई दोनों में कॉमन चैप्टर मोशन है, हम उसको लेके आए हैं और हम इसमें पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जहाँ तक है नाइन्थ आईसीएसई का तो पूरा सिलेबस होगा और सीबीएसई वाले तो जान ही रहो आप में सिलेबस कभी ना कभी बढ़ा देते ही है। ठीक है, तो सीबीएसई के हिसाब से और आईसीएसई दोनों के हिसाब से कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन, आप इसको जिस तरह आप चाहो उस तरह इसका नाम को याद रख सकते हो। ठीक ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, आपके पास दो तरह की क्वांटिटी होती है बेटा। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये दोनों आपसे पूछा गया होगा कई बार, ये चीज़ें आपको आ चुकी होंगी आपके पेपर में भी इस तरह की चीज़ें। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है बेटा, वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगा उसको आप क्या कहोगे, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर में क्या है, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है। तो अगर कोई क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे कैसा है, ये क्वांटिटी कैसी है बेटा, ये स्केलर है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 20 मीटर जाना है, ये क्या है, स्केलर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 20 मीटर नॉर्थ में जाना है, ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा, तो ये आपके पास है। इसके एग्जांपल आप याद रखिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मास है। ठीक है, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ऐसे ही आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी, अब इसमें एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। सम एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी आर टाइम, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी। ठीक है, ये सब जो है ये स्केल जो है, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है। एक और छोटी सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी को हम सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐसा नहीं है। आप आगे जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि वेक्टर क्वांटिटी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हम प्रोसेस यूज करते हैं। खैर, अब बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, कि वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। इसमें आपको मैग्नीट्यूड होना चाहिए, आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा किसी क्वांटिटी के साथ तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे इसमें एरो मार्क यूज करोगे। ठीक है, तो अगर किसी क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह एरो के मार्क से। ठीक है, इसमें जो ऊपर एरो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बेटा, ये जो एरो है इसके जो आगे है ये डायरेक्शन बताता है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। और जो इस एरो की लेंथ है, जो इस एरो की लेंथ है, ठीक है, इस एरो की जो लेंथ है बेटा ये आपको बताता है मैग्नीट्यूड। ये आपको बताता है मैग्नीट्यूड, यानी जितनी बड़ी एरो होगी इसका मतलब क्या है, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। और प्लस डायरेक्शन, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एरो का यूज करते हो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों बताता है। ठीक है, बहुत सारे आपके, ठीक, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, इनके आप एग्जांपल याद रख सकते हो। जैसे आपके पास बेटा वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो दो तीन डिफरेंस है जो आपको नॉर्मली पूछा जाता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा इसमें क्या है, तो ये इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर के पास दोनों होंगे बेटा। कुछ एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, बंद कर दो। ठीक, अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इसको आपको चौंकना नहीं है। पोजीशन वेक्टर सिंपल सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है हम उसको डिनोट कर रहे हैं किसी ग्राफ में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर है। जैसे सपोज करिए, ठीक है, जैसे सपोज करिए आपके पास ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। ठीक, और कोई आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, किसी चीज का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये लिखा है -2,3। तो जो इस कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन से, ठीक है, जो लाइन इस कोऑर्डिनेट को उसके ओरिजिन से जो जो लाइन इस कोऑर्डिनेट को इसके ओरिजिन के साथ ऐड कर रही होगी ये, ठीक, तो जो लाइन इस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के साथ ऐड करेगी ये आपका क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आगे हम आगे ही समझेंगे। दो चीज़ है, एक है डिस्टेंस है, एक है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस के लिए आपको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्टेंस क्या है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो पाथ लेंथ है, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, जो पाथ लेंथ आप कवर कर रहे हो वही क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा कि हम मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थ्रू निकालोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी अगर आपसे पोजीशन वेक्टर बात किया जाएगा तो कोई कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई एक्सिस में, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, जो
उस कोऑर्डिनेट से जो ओरिजिन को लाइन ज्वाइन करेगी इसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और अगर दो पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ पे है, एक पोजीशन यहाँ है, तो जो लाइन दोनों पोजीशन को ज्वाइन करेगी इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यानी अगर एक पॉइंट है ओरिजिन कोऑर्डिनेट में तो हम इसको पोजीशन कहेंगे, अगर एक से ज्यादा पॉइंट है जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब जरा देखिए, तो वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट करने का अलग अलग है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर दो वेक्टर हैं दोनों सेम मैग्नीट्यूड, अब ये अगर दो वेक्टर इस तरह लिखे हैं इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है और इनकी डायरेक्शन सेम है। क्योंकि ये लेंथ बराबर बेटा इसलिए वेक्टर क्या है, इक्वल होंगे, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्शन से देख के यानी दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों वेक्टर क्या है, लेंथ इनकी इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ये क्या है, नॉट इक्वल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। और ये कैसे वेक्टर है बेटा, ये इक्वल वेक्टर है। ठीक, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ा है ठीक कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअस टाइम के साथ चेंज करेगा तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा बेटा, मोशन में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। ठीक है, या मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो हमें दोनों चीज देखना है, हमें क्या देखना है बेटा, हमें टाइम भी देखना है और हमें सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में भी देखना है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूस चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, मोशन में है। ठीक, ये आपका यहाँ पे आपको रेस्ट की डिफिनेशन दे रखी है और यहाँ आपकी मोशन की डिफिनेशन दे रखी है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है ये डिपेंड करता है हम उसको देख कहाँ से रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे अगर दो लोग एक साथ में बाइक में बैठ के जा रहे हैं बाइक पे, वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए टाइम के साथ उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। या कार के अंदर एक फैमिली मूव कर रही है तो सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ठीक, ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक ऐसे ही अगर एक व्यक्ति खड़ा है एक व्यक्ति मूव कर रहा है तो यहाँ भी आपका कंडीशन बदल जाएगा। ठीक, और ये यानी रेस्ट और मोशन आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्या है, ठीक, अब वही चीजें यहाँ पे फिर से मैं रेस्ट सॉरी मोशन और रेस्ट के बारे में बताई गई हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा आपको देखने की चाहो तो समझ सकते हो। ठीक, अब जरा देखो कि हम जैसे इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था तो वहाँ एक्स वाई लिया था, आप चाहो एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस ले सकते हो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें, इनको यहीं पे समझ लेते हैं आप। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, ठीक, तो डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ। डिस्टेंस आपका क्या है बेटा, पाथ लेंथ। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए एक्चुअल पाथ ट्रेव्स द बॉडी इज गिवन टाइम। ठीक है, कि जिस पर्टिकुलर टाइम में जो बॉडी जितना पाथ कवर कर रही यही क्या आपका पाथ लेंथ है, और पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। बेटा ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, ऐसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कह रहा है अ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग टू अ कोऑर्डिनेट इतना एंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर आप ऊपर की डिफिनेशन में नहीं समझ पा रहे हो तो नीचे क्या रखिएगा कि दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, और ये कैसा होता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर है। दोनों की यूनिट मीटर है, बस एक स्केलर है एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको बताया जाएगा तो साथ में डायरेक्शन बताई ही जाएगी, लेकिन स्केलर के ये डिस्टेंस के साथ ये जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्शन बताए। ठीक, तो अगर कोई वैल्यू यानी कोई चीज़ डायरेक्शन बताई जाएगी, अगर कोई जो डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ऐड कर दे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर उसको केवल मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है तो क्या रहेगा, वो डिस्टेंस रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखते हैं इसको और यहाँ से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे आपको दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन हमको दे रखा है कि पहले वो ए से बी गया और फिर बी से सी गया। ठीक, अब जब देखो कि अगर वो पहले ए से बी गया बी से सी गया तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ठीक, तो आपकी जो पाथ लेंथ है, तो बेटा पाथ लेंथ आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक, तो आप देख लो पाथ लेंथ क्या हो गया, ए से बी से सी जाने पे पहले ये पाथ हो गया प्लस ये पाथ, ये दोनों जोड़ के क्या हो गया पाथ लेंथ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये वैल्यू डिस्टेंस है बेटा, और ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है, और डिस्टेंस आप जिस पाथ से जा रहे हो पूरा पूरा वो पाथ आपको चूज करना है, यानी जिस पाथ से, यानी जिस तरह से एक एक कदम जिस तरफ आप चल रहे हो वो सारा क्या आएगा डिस्टेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा आपका, कि जैसे मान लीजिए आप कोई सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताना है, एक एक कंडीशन के हिसाब से दे रखा है। ठीक, कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ठीक, पहले ए से बी, यानी अगर कोई व्यक्ति ए से बी गया तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस है। ठीक, यानी अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस आप क्या बताओगे कि डिस्टेंस आपकी ये वैल्यू है, ये ए से बी का डिस्टेंस है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पूरे सर्किल का क्या है 1/4 है, पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल का जो होगा लेंथ वो कितना होता है इसका 2πr, उसका क्या कर दीजिए 1/4, तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/4 किसका 2πr का। ठीक है, क्योंकि टोटल का हमने 1/4 कर दिया। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, अब आप सोचिए डिस्प्लेसमेंट हमें ये वैल्यू कितनी दे रखी है आर, ये वैल्यू भी कितनी दे रखी है आर, क्योंकि रेडियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालने जाओगे, डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे आ जाएगा, आपको एक ट्रेंगल दिखाई पड़ रहा है जिसमें ये आर है, ये आर है, जो आप सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एच का स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2r, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा √2r। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको कितना आ गया 2πr/2, यानी आप चाहो तो इसको लिख दो πr/2, से कैंसिल कर दोगे तो πr/2 आ जाएगा, और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट √2r। तो इस तरह आप इसको अब आपसे कह रहा है कि फ्रॉम ए टू सी, अगर आप ए से सी जा रहे हैं, आप यहाँ आके रुके, तो भैया क्या होगा, अब क्या है बेटा आधा सर्किल है, अब आधा सर्किल है, तो अब आप क्या करोगे, अब 1/2 कर दोगे सर्कमफ्रेंस का, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा πr, यानी अब आपने जो डिस्टेंस निकाला वो क्या निकाल दिया, डिस्टेंस कितना आ गया, आधा सर्किल आया, और आधा सर्किल आपने खट से निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ से जा रहे हो, ए से सी जा रहे हो। लेकिन अगर बेटा आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ए से सी ये डिस्टेंस है, बेटा ये आर है, ये भी क्या है आर ही होगा, क्योंकि रेडियस है, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 2r। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ए से डी जा रहे हो बेटा, ए से डी जा रहे हो, अब क्या देखो दो तरीके हैं, एक तो है कि आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, खैर चलिए ए से डी वाला मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, आधा सर्किल है, फिर 1/4 है, तो टोटल अगर सर्किल देखा जाए तो कितना है, ये 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 3/4। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका सरकमफ्रेंस का 3/4 कर देना है, तो डिस्टेंस जो आएगा तीसरे पार्ट में क्या आएगा 3/4, और किसका सरकमफ्रेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस का क्या हो गया 3/4, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, इस तरह हम इससे निकाल सकते हैं, ये क्या आया है डिस्टेंस। अगर आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा फिर से देखिए, ये आर है, ये आर है, तो यही तो बनेगा, और फिर से ये यही केस बनेगा। तो अगर इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या हो जाएगा √2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया √2r, और डिस्टेंस आपका हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उसी का सोल्यूशन दे रखा है जो हमने वहां पे किया है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं, स्पीड और वेलोसिटी पे बात करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ से 3 टॉपिक हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, बस इन तीनों को समझ लेना, उसके बाद इस चैप्टर में ग्राफ बचेगा, और उसके बाद केवल क्वेश्चंस हैं जो मेनली जो आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। ठीक, स्पीड क्या है बेटा, तो स्पीड इक्वल टू आपका आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो सिंपल फार्मूला स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस की यूनिट है, पाथ की यूनिट क्या है मीटर है, और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड है, तो स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर
सेकंड, पहली चीज। अब स्पीड चूंकि डिस्टेंस से बन रहा है और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों मिला के जो स्पीड आएगा वो भी कैसा आएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी कैसी रहेगी आपकी, स्पीड भी आपकी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैंने बता दिया कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है और स्पीड आपकी पॉजिटिव भी हो सकती, स्पीड आपकी कभी निगेटिव नहीं होगी। एक चीज यहीं पे रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस आपका कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे आपकी स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होंगी, कहीं लिख लीजिए आप। ठीक है, डिस्टेंस ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव हो ही नहीं सकता, और स्पीड भी आपकी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी कभी, ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस और स्पीड। बाकी दोनों क्वांटिटी जो है, जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, जीरो भी होंगे। ठीक है, अब जरा देखो, अगर आपसे कहा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस, डेल्टा एस यानी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, तो आपको कौन सी स्पीड मिल जाएगी यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, अक्सर आपसे इस तरह की क्वेश्चन देता है वो ग्राफ में। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपका है कि टोटल डिस्टेंस की एवरेज स्पीड का मतलब कि यानी कितना टोटल आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक, अभी आगे इस पे क्वेश्चन है तो उसको मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब भी एवरेज स्पीड निकालोगे तो जितना, जैसे आपसे एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कार कवरिंग अ डिस्टेंस 160 किलोमीटर। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि 160 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी एंड कवर अ सक्सेसिव 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन टाइम इतना 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 एंड इतना आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बताइए इसका क्या होगा एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, पहले 160 किलोमीटर है, फिर कितना है 40 40 40, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, अलग अलग 40 किलोमीटर, और नीचे टाइम कितना ले रहा है, पहले 1.2 आवर, फिर 1.4 आवर, फिर प्लस 1.6 आवर, फिर प्लस 0.9 आवर। अब आप क्या करोगे, ऊपर सारी डिस्टेंस को जोड़ दोगे, सारे टाइम नीचे टाइम को जोड़ लोगे और यहाँ से डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल लोगे। ठीक, तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि सक्सेसिव बोला ही नहीं, कई बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है आपका, इसको नोट कर लीजिए, पानी दो, पॉज कर दो जरा, बस बस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, ठीक है, अभी हमने स्पीड के बारे में बात किया, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर हम लिखें, ठीक, यानी वेलोसिटी का एक फार्मूला सिंपल सा है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या इसी को डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, अपॉन टाइम, या इसी को क्या, ये बेसिकली है क्या, ये लिखा क्या है, चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो चाहे आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोले या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम बोले, एक ही बात है। ठीक, बेटा ये कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होता है और प्लस मैग्नीट्यूड होता है, तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जब देखिए कि अगर हम इसको ग्राफ की बात करें, अब आपसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, दोनों भी है, यानी जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो है वेलोसिटी को। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ एमसीक्यू में कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, दूसरी बात याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, average velocity is the ratio of change in displacement to the time interval which change in a displacement with occur। अगर आपसे कहा जाए एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो इसमें क्या लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम अगर निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। और दो चीज है,
ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, लेकिन अगर आपको ग्राफ दे और आपसे कहे वेलोसिटी बताइए, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? पहले पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ही पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप क्या है ये आगे हम बताएंगे। स्लोप मतलब ये हुआ कि चेंज इन वाई, जैसे स्लोप दे रखा है, स्लोप को समझिए क्या होता है। अगर आपको कहीं भी स्लोप निकालना होगा तो चेंज इन वाई एक्सिस पे जो चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखिएगा ये जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये दे रखा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्लोप क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो बेटा इसका जो स्लोप का फॉर्मूला है आपका क्या है? वो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी चीज को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, तो अगर आपसे कहा जाए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों बातें आ गई। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई बताना जाएगा? खान बताइए क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर आप अनइक्वल और डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा बेटा तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधे बनेगा, इस तरह, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब एक चीज देखो कि अगर ये क्या है, ये क्या है, और इसमें दोनों में अंतर क्या है? यहाँ आपका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ डिस्टेंस फिक्स है, जैसे अभी टाइम बढ़ रहा है लेकिन आप रुके हो, इस समय आप मोशन में नहीं हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन को, ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है, रुकी हुई है, ठीक। एक चीज और समझिएगा, जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो, ये आपका ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, बस कंडीशन ये है कि ग्राफ इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व भी बन सकता है, ठीक है। कर्व बनेगा तब भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इससे स्ट्रेट है तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और अगर उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? मोशन में रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। सृष्टि बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में जो चेंज हो रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी को आप एवरेज एक्सेलरेशन भी कहते हो, वही आप एक्सेलरेशन, दोनों यहाँ पे एक ही चीज है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन, और ये किस में आ जाएगा बेटा? ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब जब देखो कि एक्सेलरेशन टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी में चेंज क्या हो सकता है? v2 माइनस v1, और इसको क्या लिख सकते हो आप? डेल्टा v। तो एक्सेलरेशन को यहीं पे याद रखिए, कैसा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और सबकी इसकी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? अविरल बताइए, एसआई यूनिट क्या है इसकी? इसकी कौन सा चल रहा है टॉपिक? तो वेलोसिटी की क्या होती है फिर? देखो, और कहीं के, ठीक, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और स्पीड की यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी और टाइम कैसे हैं? सॉरी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे समझते हैं बेटा। अब जैसे ये चीजें हैं, ये आप में है नहीं तो इसको रहने देते हैं, बस इधर नीचे को समझिए, ठीक। जैसे आपको इस तरह दे रखा है ग्राफ, ठीक है, और इन दोनों केस में अगर ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब याद रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है इस तरह दे रखा है, तो बेटा इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? अभी मैंने आपको बताया, ये स्लोप जो है रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। बेटा ये ऐसे भी बन सकता है, स्ट्रेट भी बन सकता है, दोनों केस में।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखो एक्सेलरेशन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बनाएगा आपको, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। और अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसमें भी एक क्वांटिटी है लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ रखिए कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखिए स्लोप जीरो कब होगा, जब लाइन स्ट्रेट हो, ठीक है, यानी अगर इस तरह पैरेलल लाइन हो, एक्स एक्सिस की अगर पैरेलल लाइन है, तो हम कहेंगे कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो भी क्वांटिटी होगी वहां पे वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। अब एक एक क्वांटिटी आप समझिए और इसका सारे ग्राफ अपने कॉपी में ड्रॉ करना शुरू करिए, ठीक है, ये आते हैं पेपर में, ड्रॉ करिए। मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ जल्दी से। पहला आप ये देखिए बेटा, बोलो मत बेटा, ठीक, कह रहे बोलो मत। अब जरा देखो कि ये एक एक करके, यहाँ आपके पास क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, सारे ग्राफ जो है पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है अभी कि ग्राफ जो बनेगा या तो पोजीशन टाइम ग्राफ का बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, पहली चीज। इसके अलावा क्या ग्राफ बन सकता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी इस एक्सिस में वेलोसिटी ले लो, इसको टाइम ले लो। इसके अलावा क्या बन सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीनों ग्राफ आपके साथ बन सकते हैं तीनों में, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, इसमें अगर स्ट्रेट बनेगा तो यूनिफॉर्म है, और अगर कर्व बनेगा तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। दोनों का जो स्लोप है, दोनों का जो स्लोप है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे इसका स्लोप आपको क्या बताएगा, तो इसका स्लोप आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ऐसे यहाँ भी दोनों तरीके से बन सकता है बेटा, स्ट्रेट और ये, और इन दोनों का जो स्लोप है, इन दोनों का जो स्लोप है, ये आपको क्या बताएगा बेटा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा आपको, ये आपको बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर जब भी ये लाइन स्ट्रेट हो, ऐसे ऐसे पैरेलल हो, इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो हो जाएगा, और स्लोप किसको बताता है, वेलोसिटी को, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे ये भी क्या है, इसमें ये क्या है, अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था, अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो स्लोप क्या हो गया, जीरो, और आपको वेलोसिटी क्या मिल गई, जीरो। यहाँ क्या कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको पैरेलल लाइन मिलेगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब जरा ये सोचो कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इस जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे चेंज कहाँ हो रहा है, ठीक है भाई, जो जो चीज कांस्टेंट होगा भी चेंज होगा नहीं, ठीक। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, ठीक। और यहाँ अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो यहाँ के अलग केस है। खैर अब जरा ये देखिए कि मान लीजिए अभी तक हमने ये दो केस देखा है, बाहर जाओ, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक, और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम है और इस तरह का कर्व दे रखा है, ठीक है, ये तीनों केस अलग से पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो पहला देखिए बेटा, अगर जो कर्व है ये ऊपर की तरफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन में दो चीजें हैं, मैं एक्सेलरेशन को एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे है तो इसका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। अगर यही आपका ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे की तरफ कर्व है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है बेटा, और ये एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। तो आप यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आप ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। किसी चीज़ की स्पीड अगर इंक्रीज करेगी, यानी वेलोसिटी अगर किसी चीज़ की बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी कम होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। अब जो देखिए, तो पहले पास क्या है आपके पास, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ में अगर मान लीजिए ग्राफ आपको इस तरह ऊपर की तरफ दे रखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। और अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। याद रखना ये सारे केस जो हम बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये तीनों केस आपको मिलता है तो ये सारे केस बनेंगे।
इसके अलावा अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें ये किस कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि अगर कांस्टेंट होगा यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन आपका क्या है, जीरो है। ठीक, सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है। ये आता है पेपर में, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जरा देखिए बेटा, ये आपका क्या था कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसलिए हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो। यहाँ के क्या है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इन दोनों केस में आपका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये कैसा है, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, या वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट, तो यहाँ कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, या चेंज इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, कर्व बन रहा है, तो यहाँ आपका एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा होगा, जो है यहाँ आपका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कंटिन्यूस चेंज हो रहा होगा। तो कह रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट है। तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा ग्राफ में और पूछा जा दिया जाएगा कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आपसे ज़्यादातर केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे यहाँ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और कह रहा है कि इसका है ना ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि कैसा इंक्रीज होगा, पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हैविंग अ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बी है, क्योंकि ये इनिशियल कहाँ है बेटा, ये इनिशियली बी पे है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और ये इनिशियल कहाँ पे है, जीरो पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम वहां से देखते हैं जहां से ग्राफ शुरू है, ठीक। ये जीरो से शुरू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, ये बी से शुरू है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये बी हो गया, ठीक। एक चीज और समझिएगा कि एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब ग्राफ आपका, जीरो एक्सेलरेशन ऐसे होगा जब ग्राफ इस तरह हो। फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अब इसका भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका भी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर यही ग्राफ बेटा नीचे की तरफ बन जाता, यही ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ बन जाए इस तरह, तो अब एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अभी भी कैसा है, इसका कांस्टेंट है। और अगर यही कर्व में बन जाएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल होगा। तो अगर कर्व मिलेगा तो चीज कैसी रहेगी, वेरी करेगी, और अगर वहीं पे कर्व नहीं होगा, सीधा सीधा डाउनवर्ड मिल जाएगा, तो क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो टर्म को याद रखिएगा कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही तो चीजें कैसी होंगी, कांस्टेंट होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, और अगर आपको कर्व मिल रहा है तो कांस्टेंट नहीं होगा, वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसमें जो ग्राफ है वही प्रूविंग है, मैं एक बार करके आपको प्रूविंग करा देता हूँ सारे, ठीक है। और उस प्रूविंग को कर लीजिए, एक आध जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो पहले हम लोग इस प्रूविंग को कर लेते हैं, ठीक। प्रूविंग आपकी क्या है कि देखिए जरा, मान लीजिए आपको दे रखा है मान लेते हैं बेटा ये आपका जो है पोजीशन टाइम, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमको, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक। ये आपका दे रखा है बेटा वेलोसिटी, ये आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जिसकी यू है और वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, सपोज करो ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको कितना दे रखा है, यू दे रखा है, ठीक है। और उसको जो है यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, टी टाइम लगा। एक क्वेश्चन इस इक्वेशन पे आना ही आना है, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है, वी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, आपको इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया और टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ टाइम कितना है बेटा, टी, यहाँ टाइम कितना है, जीरो, तो टाइम क्या हो जाएगा, टी माइनस जीरो। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया वी माइनस यू अपॉन टी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिख दोगे, ए टी इक्वल टू v माइनस यू, तो v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। बेटा ये u इधर चला गया, u इधर गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपको पहली इक्वेशन मिल गई, ठीक है, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस तरह हमें इसका प्रूफ ध्यान देना है। दूसरा केस समझिए कि अगर आपसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और क्या निकाल सकते हैं, तो इसके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लें, ठीक है, ग्राफ का एरिया मतलब कि जो बेटा ये पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया अगर आप निकाल लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो पहले देखिए आप कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
हमने एक ऐसे बना दिया। अब अगर ये क्या है, ये ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे की तरफ हमको क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल गया और ऊपर एक ट्रेंगल मिल गया इसके ऊपर। ये आपको क्या मिल गया, एक ट्रेंगल। तो हमें करना क्या है, हमें ट्रेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक, एक चीज देखिए, अब मैं इस पोर्शन को अलग से बना दे रहा हूं। तो ये रेक्टेंगल है, ये आपको ये लेंथ कितनी दे रखी है, यू, तो ये वाली ब्रेथ आपको यू दे रखा है बेटा, और ये कितना दे रखा है, टी। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी यू इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, यू टी। ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, ट्रेंगल का एरिया निकालना है। ट्रेंगल में क्या होगा, ये बेस है, अगर हम ट्रेंगल की बात करें, इस ट्रेंगल को निकालते हैं। ठीक, तो ट्रेंगल का बेटा ये बेस है, बेस कितना है, टी है। अब हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालिए, बेस इंटू हाइट होता है बेटा, ये डिस्टेंस चाहिए। अब जरा ये देखो कि यहां से लेके ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, पूरा पूरा v दे रखा है बेटा, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, u दे रखा है। तो ये डिस्टेंस, इतनी वाली डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस यू। ठीक, तो ट्रेंगल का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, अब बेटा अगर एरिया निकालोगे ट्रेंगल का, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है बेटा, t, और हाइट कितना है, v माइनस। तो ये हो जाएगा 1/2 t को t, ये आपका v माइनस। अब देखो u की वैल्यू हम चाहें तो पुट कर सकते हैं। एक काम को, इसको ऐसे ही रखो, अभी आगे पुट करेंगे। चलिए, अब बेटा देखिए, हमारे पास एक ट्रेंगल का एरिया आ गया, एक रेक्टेंगल का। तो अगर हम टोटल लिखें, टोटल एरिया लिखें, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू टी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 टी इंटू वी माइनस यू। बेटा v की वैल्यू क्या है, u प्लस एटी है, तो v नहीं लिख सकते हो, u प्लस एटी। तो s इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, यू टी प्लस 1/2 टी, और v की जगह हमने क्या लिख लिया बेटा, u प्लस एटी माइनस यू। u से u कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक, तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई बेटा, v माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक, तीसरा इक्वेशन देखिए आप, तीसरा समझते हैं। तो तीसरा आपके पास क्या है, ठीक, अगर आपको याद है तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है। ठीक है, अब जब देखिए तो वहां से हम क्या, ये निकालते कैसे हैं, तो हमको पता है कि अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, ठीक, बताइए। अभी हमने निकाला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, बेटा चलिए, तो थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या करेंगे, या एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज यानी डिस्प्लेसमेंट से निकालिए इसको, बार बार, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बेटा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी का दो फार्मूला था, एक था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या एक है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। दो चीजें याद रखिए, एवरेज वेलोसिटी का दो फार्मूले हैं आपके पास। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, और एक क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 हमने लिख दिया इसकी जगह पर। अब जब देखो टाइम को क्या लिख सकते हो, टी। तो जरा इस चीज को देखो ध्यान से, अगर हम टी को इधर भेजें, ए को इधर भेज दे, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस यू अपॉन ए। टी क्या आ जाएगा, बी माइनस यू अपॉन ए। तो टी के हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस यू अपॉन ए। ठीक, तो एस इक्वल टू आपके सामने क्या आ जाएगा, v प्लस यू, ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर a प्लस बी है माइनस बी है, तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया प्रूविंग बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीनों इक्वेशन याद रखिए, क्योंकि आगे हम जितना इसमें करेंगे केवल इसकी न्यूमेरिकल करेंगे अभी। ठीक, तो तीनों इक्वेशन आप लिख लीजिए, अभी बार बार इनका यूज होने वाला है। एक बात सबसे जरूरी बात याद रखिएगा कि ये सारी कंडीशन तभी होगी जब एक्सेलरेशन आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें ना एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये सारे फार्मूले वैलिड नहीं हैं। तो ये अक्सर पूछा गया है कि ये फार्मूले कब वैलिड होंगे, जब एक्सेलरेशन आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा।
अब जरा एक एग्जाम्पल 1 करिए सब लोग, जरा सामने क्वेश्चन है। करिए बेटा क्वेश्चन शुरू कर दो, एक एक करके करना शुरू कर दीजिए। अब आगे केवल क्वेश्चन ही है इसमें, तो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हो जाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए करते हैं बेटा एक एक करके, सबकी कॉपी में होना चाहिए क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं बेटा, भूमि आप भी लिखिए। ऑन द स्पॉटिंग अ प्रे, ठीक है, चीता रन डायरेक्टली टुवर्ड्स द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द टाइम टेकन बाय द चीता इज 50 सेकंड एंड its velocity to catch its prey is 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ वी एज्यूम दैट द चीता वाज इनिशियली रेस्ट, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। कह रहा है कि कोई ये है चीता के बारे में बताया है, इनिशियली रेस्ट में है और उसने जो है कैच करके पकड़ा है। टाइम कितना लगा उसको, तो टाइम कितना दे रखा है बेटा, उसको टाइम लगा है, टाइम कितना लगा बेटा 50 सेकेंड। जिस समय उसने कैच किया, देखो दो वेलोसिटी होती है, एक जब वो दौड़ा, एक जब पहुंच गया। तो जिसमें वो दौड़ा है उसमें उसकी वेलोसिटी क्या इनिशियल जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा जीरो। और फाइनल वेलोसिटी आपसे कितना बोला है कि फाइनल वेलोसिटी जब वो कैच किया कितना है उसका 25 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, लगा दीजिए बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है 25, इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, और टाइम कितना दे रखा है 50। तो आपको कितना आ जाएगा 25 अपॉन 50 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बेटा हमको कितना मिल जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। करते चलिए इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोटरसाइकिलिस्ट की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। ये अब आपको इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया क्योंकि वो इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ओवरटेक इट्स एक्सेलरेशन रेट इज 0.2 मीटर पर सेकंड, ही ओवरटेक द कार इन 60 सेकंड, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है, सपोज करो ये कार है, ठीक है, और एक बाइक वाला इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बाइक वाला है बेटा, ये इसको क्रॉस करने के लिए, ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। इसको कार को क्रॉस करने में इसको टाइम कितना लगा है, तो कार को क्रॉस करने में इसको टाइम कितना लगा बेटा 60 सेकंड। और इसने जो इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है कि जब ये कार को क्रॉस कर लेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, निकालिए जरा अपने से एक बार, ठीक। यानी आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। फार्मूला आपके पास वही है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 0.2, ठीक। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 10, और टाइम कितना दे रखा है 60। मल्टीप्लाई करिए कितनी 12, तो ये जाएगा 12 इक्वल टू v माइनस 10। बेटा 10 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 22। तो वेलोसिटी कितना आ गया बेटा, वेलोसिटी आ गया 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर से देखिए, आपको एक्सेलरेशन दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा था, टाइम दे रखा था, आपने पुट किया और इसका सीधा फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक। आगे देखते हैं, करते चलिएगा क्योंकि बिना किए हम जाने नहीं देंगे किसी को। अगला है बेटा आपके पास, ठीक, कह रहा अ ट्रेन इज मूविंग। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के भी हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कह रहा बेटा अ ट्रेन इज मूविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, ऑफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, तो एक्सेलरेशन दे रखा है 150 किलोमीटर पर आवर, आर स्क्वायर। इफ यू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 125 किलोमीटर इन हाफ आवर, तो टाइम कितना लिया उसने, हाफ आवर लिया। हाफ आवर मतलब क्या है 1/2 आवर, और वेलोसिटी कितनी हो गई 1/2 आवर में उसकी 125 किलोमीटर पर आवर की। हमने कुछ नहीं किया, बस सारी चीजें लिखा है। व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आखिरी में, ठीक। खैर अभी देख लेते हैं, हमको क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन पता है, तो फार्मूला वही है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपको 150,
ठीक, v कितना दे रखा है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 125 है, इनिशियल निकालना है तो 125 माइनस u आपको नहीं पता है, और t कितना दे रखा है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 150 इंटू 1/2 तो 75 आ जाएगा बेटा, 75 इक्वल टू 125 माइनस u को इधर लाइए, इसको इधर भर जाइए, तो u इक्वल टू कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब एक बार ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आंसर आपको किस में पूछा है, उसने SI यूनिट में पूछा है, ठीक है, तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जिनको ये दिक्कत है 75 कैसे है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 150 इंटू 1/2 ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 75, ठीक। हाँ बेटा क्या हुआ, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा आगे। अब आपका वो वही वाला क्वेश्चन है, उसको आप जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका आया होगा ऊपर वाला। फिर है पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन है वो कैसा है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे आपको प्रूविंग बताई जा चुकी है, तो कोई इसमें टेंशन की बात है नहीं, प्रूविंग मैंने तीनों करा दी है, ठीक। हाँ, यहाँ भी एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं बेटा, ये भी एग्जाम्पल करिए जरा, ये तो वही है कि नहीं, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, और ये वैल्यू चेंज के साथ सेम क्वेश्चन है। तो अब देखो कि आपको सेम, एक बार इसको ट्राई करिए, ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जरा, एग्जाम्पल 2 को, ऊपर वाला भी कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पे हम इससे कर लेते हैं। क्या हुआ, तो ये वाला कर लो पहले, जरा इसको करिए आप, ट्राई करिए बेटा क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है कि अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, वेलोसिटी आपको दे रखा है, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ये आपको वेलोसिटी दे रखा है। ही ओवरटेक द कार विद एक्सेलरेशन, अभी ये क्वेश्चन आपने किया है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बेटा 0.2, अब ये आप खुद मुझे आंसर बताओगे। इफ ही ओवरटेक अ कार इन 60 सेकंड, टाइम आपको दे रखा है कितना 60 सेकंड, देन हाउ मच डिस्टेंस ही कवर, तो आप यहाँ पे देखिए पिछली बार हमने वेलोसिटी निकाला था, अब आपको डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो बताइए जरा, अक्षय आपको बताना है।